हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीनलैंडर चैनल पे जहां आपको मिलता है फैक्ट्स कहानियों के साथ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम। ये हमारी पॉलिटी सीरीज का नया वीडियो है। इसमें आज हम डील करेंगे राइट टू फ्रीडम के साथ, और पिछली वीडियो में हमने जो डील किया था वो राइट टू इक्वालिटी को हमने उस पे सारे उसके जितने भी आर्टिकल थे वो हमने वहाँ पे समझ लिए थे। तो आज की वीडियो में जिन आर्टिकल से हमको डील करना है वो हैं 19 से लेके 22 तक। लेकिन एक चीज़ में मैं वीडियो की शुरुआत में ही यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो आर्टिकल नंबर 20 है और आर्टिकल 22 है, यानी कि कौन कौन से 20 एंड 22 हैं, ये दोनों आर्टिकल आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। इवन दो यहाँ पे हमने इसको मेंशन कर रखा है कि आर्टिकल 20 और 22 के जो नोट्स मैंने बनाए थे वो एक साथ बनाए थे, लेकिन जब मैं पढ़ाने के लिए मैं थोड़ी प्रिपेयर कर रहा था तो उस समय मुझे लगा कि जो आर्टिकल 20 एंड 22 हैं वो ना बहुत एकदम वास्ट है। मतलब काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और बड़े उसमें काफ़ी ज़्यादा हमको क्या करना पड़ता है, लीगली थोड़ा चीज़ों को देखना पड़ता है। डिटेंशन क्या होता है, प्यूनिटिव क्या होता है, प्रिवेंटिव क्या होता है, ट्रायल क्या होता है, नॉन ट्रायल क्या होता है। तो वो उसमें थोड़ी सी चीज़ें जो होती हैं, चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं। तो उसके बारे में मैंने सोचा कि इसके बारे में हम क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे अलग से। हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इन दो स्पेसिफिक आर्टिकल्स को लेके ही होगा, आर्टिकल 20 और 22 के लिए। आज हम जो आर्टिकल डील करेंगे वो होगा 19 और आपका 21 आर्टिकल। ठीक है, तो अब ज़्यादा हम डिस्कस ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 19 हमको पढ़ना है, और आर्टिकल 19 हमसे क्या कहता है कि हमको किस चीज़ का फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम है, यानी कि स्वतंत्रता को हमको क्या है, अधिकार है। ठीक है, और इस वाले सेक्शन को, आर्टिकल राइट टू फ्रीडम को क्या बोला जाता है, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला जाता है, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है। ठीक, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, राइट टू फ्रीडम को बोला जाता है। अब हमको 6 राइट टू फ्रीडम यहाँ पे मिले हुए हैं। कितने, पहले 7 थे, लेकिन राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी को फिर हटा दिया गया। तो फिर कितने बचे हमारे पास, सिर्फ 6 बचे। ठीक है, अब इनको एक एक करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन से किसके अंडर हमको कौन सी आपकी फ्रीडम मिली हुई है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा फ्रीडम हमको मिली हुई है वो है कौन सी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कौन सी फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और इनको हम ऐसे डिनोट करते हैं, 19 का फर्स्ट। ठीक है, आर्टिकल 19 का फर्स्ट, इसको ऐसे करके हम डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, तो पहला जो हमारी फ्रीडम है वो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि हमको हमको कॉन्स्टिट्यूशन क्या स्वतंत्रता देता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, और अपनी जो भी हमारी भावनाएं हैं उनको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी के भी जरिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल सकते हो और कैसे भी कर सकते हो, उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है कि कहाँ कहाँ पे हमको किस हिसाब से बिहेव करना है। बट ये है कि हमको जो हमारी अभिव्यक्ति जो हमारी है, जो हमारा स्पीच है, जो हमारा बोलना है, कि हम कहीं पे भी अपने सवाल खड़े कर सकते हैं, किसी से भी बोल सकते हैं, और किसी भी तरीके से अपने इमोशन को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इस चीज़ की हमको क्या है, संपूर्ण तरीके से क्या हमको स्वतंत्रता मिली हुई है अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ठीक है, देखते हैं कि हम किससे कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को हम किसके, स्पीच, राइटिंग और प्रिंटिंग, इन तीनों तरीके से हम अपने जो हमारे आइडियाज़ हैं, जितने भी हमारी प्रिंटिंग प्रेस है, न्यूज़पेपर चलते हैं, हम बोलते हैं, अपने आइडियाज़ रखते हैं। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में हम वीडियो बना के अपनी ओपिनियन रखते हैं, हर चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो इन सब का हमारा हमको क्या मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है। ठीक, दूसरा है, और इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, हम कुछ भी क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेस खोल सकते हैं। इंफॉर्मेशन, राइट टू आरटीआई जो आया था, ये 2005 में आया था, 2005 में इसको इंक्लूड किया था। अब हमें ये तो बोल दिया गया कि हम कुछ भी क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, और अपनी जो बात है उसको रख सकते हैं, उसकी हमको क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन अब हमें कोई जानकारी जानने की भी तो हमको पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए थी। तो ये एक वॉइड था जो इसको भी फिल कर दिया गया था, कब, 2005 में, आरटीआई इसमें इंक्लूड करके। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन इस पे इंक्लूड करके फिर ये किस में आ गया, राइट टू आपका फ्रीडम में, ये फिर से इसको जोड़ दिया गया। ठीक है, राइट टू साइलेंस, अब हम कभी कभी मौन भी रहते हैं, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम अपना 2 मिनट का मौन रख के उनके क्या करते हैं, अपनी सांत्वना उनके प्रति क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। उसी तरीके से कॉमर्शियल स्पीच हम दे सकते हैं, बहुत सारे भाषण होते हैं, नेता भाषण देते हैं, जो अच्छे पॉडकास्ट आजकल हम देखने को मिलते हैं, वहाँ हमें उनके जो विचार हैं उनको सुनने कि हमको पूरी स्वतंत्रता है, उनको बोलने की स्वतंत्रता है, और हमें सुनने की स्वतंत्रता है उधर। तो इस प्रकार से हमको क्या है, राइट एंड स्पीच की क्या मिली हुई है, एक फ्रीडम मिली हुई है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं।
ठीक है, और कैसे भी बोल सकते हैं। बट अब ऐसा नहीं है कि आप एक बहुत अच्छे मंच पे खड़े हो और वहाँ से गाली गलौज करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। हर जगह की ये रिस्ट्रिक्शन दी गई है, संविधान को बहुत प्रिसाइसली यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। तो कुछ फैक्टर हैं जिनको आप बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते, उससे वो चीज़ें बिल्कुल भी क्या नहीं होनी चाहिए, उनके सेंटिमेंट क्या नहीं होनी चाहिए, हर्ट नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ें हैं, एक तो इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ अ नेशन, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ अ नेशन। अगर इसके विरुद्ध आपने बोला तो आप फिर क्या होगा, आप एक ऑफेंसिबल, आपने क्या कर दिया, ऑफेंस कर दिया, ठीक है। और दूसरा है सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी पे आप नहीं बोल सकते, ठीक है। यानी कि अगर आप आर्मी के रिगार्डिंग कुछ बोलते हैं या उसको डिफेम करते हैं या कोई भी बॉर्डर इशू है उस पर आप अपने ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी से रिलेटेड, जिससे नेशनल सिक्योरिटी क्या हो आपकी डिस्टर्ब हो, उससे रिलेटेड आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप बोलते हैं तो फिर आप क्या है, संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं। तीसरा है पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। यानी कि आपकी जो स्पीचेस हैं, आपके जो विचार हैं, आपके जो ओपिनियंस है, अगर उससे एक समाज वर्ग या कोई भी पब्लिक ऑर्डर है वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तब भी आप पे क्या हो सकती है, कोई भी कार्रवाई कॉन्स्टिट्यूशन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है मॉरलिटी। मॉरलिटी यहाँ पे क्या नहीं होनी चाहिए, हार्म नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते, मतलब जितने भी हमको मॉरल चीज़ें सिखाई जाती हैं, अभी हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पढ़ेंगे, वो तो खैर कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उनको भी इंक्लूड करके जो भी एक एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी जो मॉरलिटीज़ होती हैं, उनको अगर आपने किसी को हर्ट कर दिया अपने बोलने से, अपने जो इमोशन से, तो वो भी क्या हो जाता है, फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध वो चले जाता है। और अगला है कि कोर्ट के विरुद्ध आप कुछ नहीं बोल सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, ठीक है। कोर्ट के विरुद्ध आप कुछ नहीं बोल सकते, ये आप देख सकते हैं। अगला जो आता है, फिर आता है फॉरेन रिलेशन। फॉरेन रिलेशन के बारे में आप ओपिनियन दे सकते हैं। अब जैसे फॉरेन रिलेशन में कहने का मतलब ये है कि आप मान के चलिए कि जो अब डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अभी इंडिया आए हुए हैं और बैठे हुए हैं कहीं पे अपना उनकी भाषण आषण चल रही है, और वहाँ से आप उनको बिल्कुल चिढ़ाना शुरू कर दें या उनके रिगार्डिंग कुछ गलत बोलना शुरू कर दें, तो वो भी एक प्रकार का क्या होगा, आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसकी अवहेलना होगी एज ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए आपको क्या दे सकता है, सजा दे सकता है। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखते हुए अपनी स्पीच और फ्रीडम की क्या है, हमको फ्रीडम है। यानी कि कंस्ट्रेंट्स हमको दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वहीं और क्या दिए गए हैं हमको, अपने पॉजिटिव्स भी हैं उसके, नेगेटिव्स भी हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी अभिव्यक्ति करनी है। और यही बोलता है कौन, आर्टिकल 19 का फर्स्ट पार्ट, की आपको इस एक्सप्रेशन और स्पीच की क्या है, फ्रीडम तो है, बट इससे क्या नहीं होना चाहिए, इंटीग्रिटी, यूनिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, कोर्ट एंड फॉरिजन जो हमारे रिश्ते हैं उन पे क्या नहीं आना चाहिए, इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए आपकी स्पीच और एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो अगला हमारा आता है कौन सा, आर्टिकल 19 का 2, जो कि है क्यों, फ्रीडम ऑफ असेंबली। अब देखिए ये सारे ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखिए अगर आप बहुत अच्छा बोलते हैं, ठीक है, और आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, आपकी ओपिनियंस की वजह से काफ़ी जगह पे क्या हुआ है, अच्छा सोशल वर्क हुए हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं, तो आपके जो क्या होता है ना, आपके जो अनुयायी होते हैं उसके बाद वो बढ़ने लगते हैं, ठीक है। यानी कि आपको सुनने के लिए लोग आते हैं, जैसे हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अच्छा बोल रहा है तो उसकी वीडियोस पे हमें अच्छे लाइक देखने को मिलते हैं, उसके अच्छे फॉलोअर्स हमको देखने को मिलते हैं। तो वही है, अगर आप अच्छा बोलते हैं तो आपकी क्या होती है, पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती है। तो ठीक है, उसी के हिसाब से क्या होता है, तो आप क्या कर सकते हैं उसके बाद, असेंबली क्या कर सकते हैं, हाँ, असेंबली करने की आपको क्या है, स्वतंत्रता है। यानी कि अगर आप एक जगह पे जाते हैं, जैसे हम कॉन्सर्ट देखते हैं, कोई अच्छा गाता है तो लोग वहाँ जाते हैं, वो असेंबली ही है एक प्रकार की, ठीक है, लोग वहाँ जाके एंजॉय कर रहे हैं। तो इस प्रकार की आपको क्या है, एक असेंबली को क्या फॉर्म करने की आपको क्या मिली हुई है, स्वतंत्रता मिली हुई है, ठीक है। राइट टू असेंबली इज अ पीसफुल आर्म्स, ठीक है, विदाउट आर्म्स, सॉरी, पीसफुल आर्म्स, लेकिन इसमें कोई भी आर्म्स इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। पीसफुल गैदरिंग होनी चाहिए और कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। अब जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे ये सारी चीज़ें, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, अब ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं, ठीक है, एक तो पहले ही वो कंस्टेंट आ जाएगा अगर आप कोई गलत बोल रहे हैं और आपके अनुयायी कुछ गलत बोलने पे बन रहे हैं। जैसे एज ए एग्जांपल हम ये ट्रेन कर रहे हैं कि नक्सलिज्म को कैसे बढ़ाया जाए, उस पे आप बोल रहे हैं और कुछ असामाजिक तत्व आपकी बात सुन के इन्फ्लुएंस हो गए और आप कह रहे हैं कि अब मैं असेंबली बनाऊंगा, क्या कहते हैं कि मैं एक असेंबली क्रिएट करता हूँ
कि नक्सलिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पे आप क्या दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पे क्या हो जाएँ, जमा हो जाएँ। तो इस ये क्या है, यूनिटी और इंटीग्रिटी को आप एक तरीके से क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। जो इंटरनल सिक्योरिटी है और हमारे देश की है वो क्या हो रही है, हार्म हो रही है, तो आप पे फिर यहाँ पे कार्रवाई हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप क्या कर सकते हैं, असेंबली को फॉर्म कर सकते हैं। अब ये नहीं कि आप गन्स को कैसे वो किया जाता है, गन्स के बारे में आप बता रहे हैं, गन्स को कैसे लोड किया जाता है, कैसे उनकी मैगज़ीन को बनाया वो लगाया या निकाला जाता है, ये आप ट्रेन कर रहे हैं ऐसे ओपनली बाज़ार में जाके आप ऐसे कर रहे हैं, तो ये आप नहीं कर सकते। ये एक रॉन्गफुल एक्ट आपका माना जाएगा। बट उनके लिए अलग से ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए हैं, आप वहाँ जाके कर सकते हैं, बट ऐसे असेंबली के थ्रू आप नहीं कर सकते। आपको असेंबली क्रिएट करने का स्वतंत्रता तभी तक है जब तक ये सारी चीज़ें क्या नहीं हो रही हैं वहाँ पर फॉलो हो रही हैं, जो आप पीसफुली कर रहे हैं विदाउट आर्म्स। कोई किसी भी प्रकार का कोई भी हथियार आपकी असेंबली में नहीं है और किसी भी प्रकार का वायलेंस नहीं हो रहा है, तब तक कोई भी आपके उसमें क्या नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा आपकी असेंबली में। यदि कोई भी ऐसा असामाजिक बिहेवियर वहाँ पे देखा जाता है, तब फिर वो क्या आ जाएगा, लीगल ऑफेंस के अंडर आ जाएगा। उसके बाद आप पे कार्रवाई हो जाएगी। और यदि इनमें से कोई सा भी लगे, इंटरनल सिक्योरिटी, आपका सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, कोर्ट ऑफ ऑनर, इनमें से कोई सा भी आपने अगर नॉर्म को फॉलो नहीं करा, तब भी आप पे क्या जाएगी, लीगल फिर कार्रवाई हो जाएगी। बट फ्रीडम ऑफ असेंबली आपको यहाँ पे मिली हुई है, ठीक है। बट सर्टेन कंस्ट्रेंट्स भी उस पे क्या हुए हैं, हमारे लगे हुए हैं, ठीक। उसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये 19 का थर्ड, ठीक। फ्रीडम ऑफ, अब आपने असेंबली, पहले आप बहुत अच्छा बोले, आपको फ्रीडम ऑफ क्या था, स्पीच थी, ठीक है। दूसरा फिर फ्रीडम ऑफ असेंबली आपको मिली कि आपके बोलने की वजह से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो आपने क्या किया, भाषण दिया, ठीक है। अब तीसरा क्या आता है, अब क्या हो गए, उस जो असेंबली आपकी क्रिएट हुई है उसमें से आपके क्या है, बहुत कुछ, जैसे मान के चले कि आप भाषण दे रहे हैं, आपको सुनने के लिए 1000 लोग आए हैं। उन 1000 लोगों में से 200 लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपसे क्या है, इन्फ्लुएंस है, होते हैं ना हार्डकोर फैन टाइप। तो वैसे आपके क्या हैं, वो फैन हैं। तो आप उन 200 लोगों को लेके क्या कर सकते हैं, फिर वहाँ पे एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने एज़ ए एग्ज़ाम्पल हम समझ रहे हैं कि एसोसिएशन आपको क्या है, फ़ॉर्म करने का क्या है, फ्रीडम है। तो आप कोई भी उसमें एसोसिएशन हो सकती है, वो सोशल वर्क के लिए हो सकती है या लेबर लॉज़ के लिए हो सकती है या आप किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके लिए हो सकती है। आप किसी भी चीज़ के लिए वो एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हैं। बट फिर से वही कंस्ट्रेंट यहाँ पे आएँगे कि क्या होना चाहिए, कि वो इन सारे कंस्ट्रेंट से बाहर होनी चाहिए। अगर इन कंस्ट्रेंट्स के अंदर आती है, तब भी आपकी एसोसिएशन को क्या कर दिया जाएगा, भंग कर दिया जाएगा और आप किसके अंडर आ जाएँगे, लीगल प्रोसीडिंग आपके ऊपर चल जाएगी, ठीक है। फ्रॉम एसोसिएशन, यूनियन, सोसाइटी एंड पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि हम क्या करते हैं, जैसे हम सोसाइटीज़ में अपनी वो देखते हैं, क्या, यूनियंस देखते हैं, सोसाइटी में सेक्रेटरी वगैरह हम देख सोसाइटीज़ बनाते हैं। तो इन सबको फॉर्म करने की हमको क्या है, आपकी यहाँ पे फ्रीडम मिली हुई है। बट वही है कि ये क्या नहीं करना चाहिए, हमारे जित सोशल इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को हार्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, अभी क्या कहता है, मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया। अब आपको क्या है, घूमने का अधिकार है, यानी कि आप थ्रू आउट द इंडियन बॉर्डर, मतलब इंडिया का बॉर्डर जहाँ जहाँ हमको दिखता है, जितना भी इंडिया का टेरिटोरियल एक्सटेंशन है, वहाँ वहाँ आप क्या कर सकते हैं, आराम से फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्या मिली हुई है, फ्रीडम मिली हुई है। और इसका मतलब ये है, बट सर्टेन केसेस में यहाँ भी हमको क्या देखने को मिलती है, रिस्ट्रिक्शन मिलती है। जैसे कि आर्मी एरियाज होते हैं, सेंसिटिव जोन्स होते हैं, हमारे हमारे जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ है, कि वहाँ आप ऐसे ही एकदम से नहीं जा सकते। मतलब आपको क्या लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य में, नागालैंड, अरुणाचल जाने के लिए हमको क्या लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। यदि आप धारचूला, उत्तराखंड की अगर बात करें, धारचूला में आदि कैलाश जाते हैं या इधर बॉर्डर वाले इलाकों में जाते हैं, तो वहाँ भी आपको इनर लाइन पास लेना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन आपको स्वतंत्रता है कि आप घूम सकते हैं। लेकिन कुछ रीजंस है जहाँ आपको जाने के लिए क्या है, सर्टेन परमिशन लेनी पड़ेगी, बट आप घूम सकते हैं, ठीक है। वहाँ भी अब अगर ऐसा नहीं है कि अगर मान के चलिए कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है और हमारे आर्मी के जवान वहाँ बिल्कुल अपनी ड्यूटी दे रहे हो और आप बीच में घुस के गए, थोड़ा हमें देखने दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो वो आर्मी एरिया के अंडर इसी वजह से आता है कि आप वहाँ बिल्कुल भी इस तरीके से क्या नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं जा सकते। सर्टेन आपको क्या है, परमिशन और कुछ रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हमारा कौन सा था, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि आप थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी में कहीं भी फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगला आता है 19 का 5, जो कि है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, यानी कि आप थ्रू आउट द इंडिया में कहाँ क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। अब देखिए,
कितने खूबसूरती से इनको क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। पहला बोला था कि बोल सकते हैं आप, दूसरा बोला था कि अपने बोलने से जो लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो उनकी असेंबली आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, असेंबली भी हमने क्रिएट करी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, हमने एसोसिएशन क्रिएट कर दिया। उसके बाद बोला कि आप थ्रू आउट द इंडिया कहीं भी घूम सकते हैं, हमने कहा ठीक है हम घूम सकते हैं। अब जब हम घूम रहे हैं इंडिया, तो हमको पता चला कि हमको कोई जगह के आगे पसंद आ गई, तो अब वहाँ आप रह भी सकते हैं, ठीक है। तो अब आपकी इसको क्या दे दी, इसकी भी आपको क्या दे दी, स्वतंत्रता दे दी, ठीक है। लेकिन इसमें भी फिर एक, इस पे एक कंस्ट्रेंट जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला कंस्ट्रेंट है कि जैसे कुछ ट्राइबल एरियाज हैं हमारे, वहाँ आप रिलायंस, जैसे अंडमान एंड निकोबार है, उधर की कुछ ट्राइब्स हैं, वहाँ आप नहीं रह सकते, मतलब आप वहाँ ऐसे रेसिडेंस नहीं कर सकते। कुछ और सारे ऐसे सेंसिटिव जोन्स हमारे हैं जहाँ आप क्या नहीं रह सकते ऐसे एज ए रेसिडेंस। पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी था, लेकिन अब तो वहाँ 370 आने के बाद सब नॉर्मल हो गया है। तो इस वजह से कुछ अभी भी जगह हैं इंडिया में जहाँ आप रेसिडेंस नहीं ले सकते, लेकिन आपको क्या है, फिर भी एक तरीके की हमको फ्रीडम मिली हुई है कि थ्रू आउट द इंडिया जहाँ सारे नॉर्मल हमारी कंडीशन है वहाँ आप क्या कर सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगला बात आता है, अगला जो लास्ट हमको फ्रीडम मिली हुई है वो है 19 का 6, वो है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन यानी कि आप कोई सा भी प्रोफेशन क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। या आपको पढ़ाना पसंद है तो आप टीचर बन सकते हैं, आप यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बन जाइए, कोई सा भी ट्रेड कीजिए, कुछ भी बिजनेस कीजिए, अनटिल और अनलेस वो नहीं, क्या नहीं करना चाहिए, आपका नेशनल सिक्योरिटी को हार्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये कंस्टेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि नेशनल सिक्योरिटी को क्या नहीं करना चाहिए, उसने हार्म नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमको 6 प्रकार की क्या मिली हुई है, आपको फ्रीडम मिली है, और ये बहुत ईजी है इनको याद करना। जैसे आप कहानी के जैसे इनको याद रख सकते हैं कि आप अच्छा बोलते हैं तो आपको क्या है, स्वतंत्रता मिली हुई है बोलने की। अगर आप अच्छा बोलते हैं तो आपकी अनुयायी बनेंगे तो वो असेंबली बन जाएगी, फिर उसके बाद आप उससे एसोसिएशन बना सकते हैं, एसोसिएशन बन गए तो उसको प्रचार करने के लिए थ्रू आउट द इंडिया घूमना पड़ेगा, तो आपको थ्रू आउट द इंडिया घूमने का भी स्वतंत्रता है। और उसके लिए कोई हेडक्वार्टर अगर आपको बनाना है तो किसी भी जगह में थ्रू आउट द इंडिया आप क्या बना सकते हैं, उसका हेडक्वार्टर बना सकते हैं। और उसके अंदर किसी को प्रोफेशन वगैरह करना है तो आप उसके अंदर प्रोफेशन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। और ईजिली अगर थ्रू आउट आपको ऐसे पॉइंट वाइज याद करना है तो राइट टू स्पीच, फिर उसके बाद राइट टू असेंबली, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू मूवमेंट, राइट टू रेसिडेंस और राइट टू प्रोफेशन, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सारी की सारी यहाँ पे क्या पढ़ ले, राइट टू, अपना राइट टू फ्रीडम 19th वाले के जो 6 पार्ट है वो क्यों हमने क्या कर लिया यहाँ पे कवर कर लिया। और हमने यहाँ पे देख लिया कि दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, दिस फ्रीडम आर नॉट एब्सोल्यूट, जो हमने कंस्ट्रेंट्स की बात करी ऊपर, तो वहाँ पे वही पे हमको देखा स्पीच में, देखिए सोवर्टी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इनसेंटिमेंट, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच वहाँ पे बिल्कुल एकदम से मिलेगी, ठीक है। असेंबली में पब्लिक ऑर्डर और सोवर्निटी हमारी क्या नहीं होनी चाहिए, हार्म नहीं होनी चाहिए। एसोसिएशन में पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी हमारी क्या नहीं होनी चाहिए, हार्म नहीं होनी चाहिए। मूवमेंट ऑफ रेजिडेंट में वही इंटरनल ही है, ठीक है। ट्राइबल एरियाज वाला हमने देखा, प्रोफेशन में भी कोई भी आप स्टेट मोनोपोली वगैरह देख के आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कंस्ट्रेंट, रिस्ट्रिक्शन भी हमने यहाँ पे देख ली थी, ऊपर ही हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि आर्टिकल 20 हम बाद वाली वीडियो में देखेंगे क्योंकि एक बड़ा है, नो एक्सपो, ये सब क्या है अब अगली वीडियो में इसके बारे में हम देखेंगे। अभी हम आर्टिकल 21 देख लेते हैं। आर्टिकल 21 इज एज इजी एज आर्टिकल 19, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए, जिसको आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल से डील नहीं कर सकते उसको आप आर्टिकल 21 से डील करेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि ये कि पर्सनल इंसान की लिबर्टी और उसके लाइफ के बारे में, ठीक है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ, यानी कि किसी भी इंसान को उसके जीने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा जब तक वो क्या नहीं करता, एक अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ को फॉलो वो करते जा रहा है, तब तक उससे उसकी जो जीवन है उससे रिलेटेड उससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी, ठीक है। ये ऑल पर्सन को अवेलेबल है। मोस्ट एक्सपेंसिव एंड डायनेमिक आर्टिकल, ये हमने बोल दिया कि मोस्ट एक्सपेंसिव एंड डायनेमिक आर्टिकल, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया गया ना वो काफ़ी ज़्यादा हमारे को क्या फ्लेक्सिबिलिटी देखने को उसके अंदर मिलती है। तो जो चीज़ से हम डील नहीं कर पाते हैं तो वो हम किसके अंडर डाल सकते हैं, आर्टिकल 21 के अंदर हम डाल सकते हैं। जैसे राइट टू प्रिवेसी एक क्या आया था, एक्ट आया था, तो वो उस पर बहुत सारी डिबेट हुई थी। लास्ट में फिर हमने क्या बोला कि राइट टू प्रिवेसी है तो एक पर्सनल आदमी की बात चल रही होगी, तो उसके अकॉर्डिंग इसको कहाँ डाल दिया, लाइफ किसकी होती है, पर्सनल इंसान की होती है, तो लाइफ
आर्टिकल जो हमारा राइट टू फ्रीडम लाइफ है वो किसके अंदर आएगा, आर्टिकल 21। तो राइट टू प्रिवेसी फिर उसके बाद हमको कहाँ देखने को मिला, आपका आर्टिकल 21 के अंदर देखने को मिला। तो इस वजह से आर्टिकल 21 का जो स्कोप है वो बहुत वास्ट है, इसके अंदर हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, और ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला आर्टिकल भी है। यदि किसी ह्यूमन बीइंग या किसी की लाइफ से रिलेटेड कोई भी आपको ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के कॉमन सेंस यूज़ करके उसका क्वेश्चन का आंसर सही करना कि क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल 21 उसको देखना पड़ेगा। ऐसे हमको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। आप किसी कोई भी पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए, उसमें आपको दिखेगा ही दिखेगा कि कोई क्वेश्चन पूछा होगा कि लाइफ से रिलेटेड किसी भी इंसान की, यही जो राइट टू प्राइवेसी वाला है यही पूछा था। तलाक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, वो भी पूछा था कि कौन सा आर्टिकल के अंदर आएगा। तो वो सब किसके अंदर आएगा, आर्टिकल 21 के अंदर आएगा। यानी कि लाइफ से किसी पर्सनल इंसान की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, जो हमारी पर्सनल लिबर्टी का मतलब जो हमारे दैहिक मतलब जो हमारी जो देह है हमारी, उससे रिलेटेड जो भी राइट है हमारे, वो क्या है, वो आर्टिकल 21 के अंदर हमको क्या बताया गया उनको प्रोटेक्ट किया गया कि इसके अंदर आर्टिकल 21 के अंदर लिव विद डिग्निटी, एक इंसान डिग्निटी के साथ रहेगा, ठीक है। लाइवलीहुड यानी कि अच्छे से रहेगा। राइट टू प्रिवेसी हम देख ले, क्लीन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट भी हमको यहीं देखने को मिलता है, ठीक है। इन्वायरमेंट भी हमको यहीं देखने को मिलता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है एजुकेशन, ये अभी देखेंगे हम 21, ये राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 में ही इसको क्या दिया गया था, आपका रखा गया था। उसके बाद आता है राइट टू लीगल एड, राइट टू स्पीडी ट्रायल्स, राइट अगेंस्ट कस्टोडियल टॉर्ट्यूर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, आर्टिकल 21 के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, यानी कि आर्टिकल 21 को आप ऐसा समझिए कि जहाँ भी आपको दिक्कत आ रही है ना कि इस चीज़ को कहाँ रखा जाए और वो किससे रिगार्डेड होना चाहिए, एक पर्सनल ह्यूमन बीइंग की लाइफ से वो क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, वो सिचुएशन वो कंडीशन, ठीक है। तो उसको हम किसके अंडर डाल देंगे, आर्टिकल 21 के अंडर डाल देंगे, ठीक है। जितने भी अच्छे से जिएगा, अच्छे से खाएगा, अच्छे से रहेगा, अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करेगा, ये सारे के सारी जितनी भी चीज़ें वो किसके अंदर आएंगी, आपके आर्टिकल 21 के अंदर आएंगी। क्योंकि वो कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव फ्रॉम अ लाइफ ऑफ अ पर्सनल लिबर्टी, यानी कि उसको अपनी लाइफ से आप क्या नहीं कर सकते, डिप्राइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, इसके अंडर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा हमको देखने को मिलता है राइट टू सॉरी राइट टू एजुकेशन, जो कि 86 अमेंडमेंट 2002 में हुआ था। इसको डाला गया था किसके अंदर, 21 के अंदर, और इसके अंदर हेल्थ भी आती है, ठीक है। राइट टू 21 के अंदर जितने भी हेल्थ हमको मेजर मिलते हैं, जैसे हमको बचपन से वैक्सीन लगते हैं, जितने भी किसी को भी वैक्सीन लगती हैं, कोविड की वैक्सीन लगी थी, ये सब हमको फ्री में लगाई गई थी। तो ये थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन लगी थी, ऐसा नहीं कि सरकार क्या कहते हैं, सरकार को था कि इंसानों की मदद करनी, ऐसा नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि आप डिप्राइव नहीं कर सकते लोगों की लाइफ से, इसलिए आपको वैक्सीन क्या लगती हैं, फ्री में लगती हैं। चाहे हम छोटे बच्चे हों, हेपेटाइटिस के लगते हैं, फिर आपको पोलियो के लगते हैं, फिर हमको अभी कोविड के दौरान हमने देखा कोविड की हमको वैक्सीन लगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि हेल्थ के साथ जो राइट है हमारा, राइट टू हेल्थ जो हमारा है, वो किसके अंडर आ रहा है, आर्टिकल 21 के अंदर आता है। और हम किसी को भी क्या नहीं कर सकते, डिप्राइव नहीं कर सकते उन सारे राइट को मिलने से। तो इस वजह से क्या होता है, जितनी भी हेल्थ प्रिकॉशन हमको सरकार देती है फ्री एड के नाम पे, वो हमारा राइट है। वो ऐसा नहीं कि सरकार को अच्छा लग रहा है तब हमको मिल रहा है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हमको चाहिए, राइट टू हेल्थ हमारा है, ठीक है। तो इसी इसी तरीके से राइट टू एजुकेशन भी क्या था, एक बच्चों का क्या होना चाहिए था, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए उनको राइट, एजुकेशन इज द बेस ऑफ एनी प्रोफेशन, ठीक है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इस वजह से एजुकेशन क्या है, एक बहुत नेसेसरी क्या है, चीज़ है एक बच्चे के लिए। तो 6 से लेके 14 साल के बच्चों तक एजुकेशन क्या करी गई थी सर, एज अ कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री कराई गई थी, किनके लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। तो वो कौन सा आर्टिकल है, वो आर्टिकल 21। और आर्टिकल 22 हम पहले बता चुके हैं कि अगली वीडियो में हम इनको क्या करेंगे, कवर करेंगे, क्योंकि ये थोड़े से कंफ्यूजिंग आर्टिकल्स हैं। ये रिलेटेड हैं कि आप क्राइम करते हैं तो आपके साथ क्या होता है, और आप गलती से आपको पकड़ लिया जाता है तो आप एफआईआर आप पे हो गई तो आप क्या कर सकते हैं, कस्टडी क्या होती है, आपका डिटेंशन क्या होता है, प्रिवेंटिव प्यूनेटिव डिटेंशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम आर्टिकल 20 और 22 में डिस्कशन करते हैं। ये भी एक प्रकार के हमको राइट ही हैं, हमारे जो राइट हैं, जब हमको किसी भी प्रकार से डिटेंशन में ले लिया जाता है या हमको पकड़ लिया जाता है पुलिस के द्वारा, तो हमारे पास क्या क्या राइट होते हैं। तो वो सब इसमें डिस्कस किया गया है। इसकी बात हम अगली वीडियो में एकदम डिटेल में करेंगे
इसी वजह से मैंने इसको अलग रखा है, क्योंकि जब हम राइट टू फ्रीडम पढ़ रहे हैं तो थ्रू आउट अगर उनको याद रखें तो वो ज़्यादा ईजी रहता है। ऐसे ही हमने पिछली वीडियो में भी किया था कि रिजर्वेशन वाला टॉपिक हमने अलग कर दिया था, तो वो भी वीडियो आएगी। उसके बारे में भी हम उसमें सारे केस स्टडी भी करेंगे रिजर्वेशन वाले में, और इसमें भी राइट टू फ्रीडम में भी हमको बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं, जैसे मेनका गांधी का केस था वर्सेस, और एक सुप्रीम कोर्ट के और भी काफ़ी केस हैं। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी में केशवानंद भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर में फिर हमको हेल्प करेगा। तो वो सारे केसेस भी हम क्या करेंगे, सारे कवर करेंगे एक साथ। जब हम ये सारे आर्टिकल पढ़ लेंगे ना, जैसे हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में भी हैं। पार्ट 1 में हमने यूनियन टेरिटरीज पढ़ा, उसके बाद हमने सिटीजनशिप पढ़ी, उसके बाद हमने फंडामेंटल राइट पढ़ा है। आप देखिएगा जब मैं केस स्टडी वाले वीडियोस लेके आऊँगा, आपको वो केसेस इतने अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि आपको सारे आर्टिकल क्लियर हैं। इस वजह से आप समझ पाएंगे क्या कहते हैं कि हाँ, इस आर्टिकल में ये बोला गया था, इस वजह से ये केस हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था इस वजह से इस आर्टिकल के अंदर ये हमको दिया था। इस आर्टिकल के अंदर ये जजमेंट उसने अपना दिया था, इस वजह से ऐसा ऐसा इस केस के अंदर हमको जजमेंट देखने को मिला। तो वहाँ आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपके आर्टिकल क्या हैं, क्लियर हैं। अब हम जब भी पढ़ते हैं, मैंने भी ये गलती करी थी कि हम क्या करते हैं, थ्रू आउट पढ़ते हैं। यानी कि जैसे हमने रिजर्वेशन एक साथ पढ़ लिया था कि क्रीमी लेयर क्या होती है, तो वो मंडल कमीशन वगैरह जब हमने पढ़ा था तो क्या होता है, कि ना सब खिचड़ी टाइप बन जाती है कि हमने मंडल कमीशन भी पढ़ लिया, सारे आर्टिकल भी पढ़ लिया, तो ये समझ में नहीं आता कि आर्टिकल कौन सा और मंडल कमीशन ने क्या सजेशन दिए थे, तो कन्फ्यूज़न बड़ा हो जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ भी है कि जब हम 20 और 22 आर्टिकल पढ़ेंगे तो बिल्कुल एकदम मिक्सचर हो जाएगा। जब सारे केस स्टडी और आर्टिकल एक साथ पढ़ेंगे तो सब मिक्स हो जाता है। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि आर्टिकल अलग कर दिए, केसेस की वीडियो अलग पढ़ेंगे। जब हम केसेस पढ़ेंगे तो आपको आर्टिकल भी याद आएंगे, एक तरीके से रिविजन भी होगा, और केसेस भी बहुत इफेक्टिवली हमको क्या आते हैं, समझ में आते हैं। तो यही तरीका एक मेरे को जो लगता है कि पढ़ने में अप्रोच हमारी इसी हिसाब से रखनी चाहिए कि पहले एक बार हम अपना बेस क्लियर कर लें, उसके बाद जो केसेस है, जो जो जजमेंट आए, किस तरीके से जजमेंट सुनाए गए और क्यों वो जजमेंट आए, किस आर्टिकल को रेफरेंस रखते हुए जजमेंट सुनाए गए, तो हमको बहुत अच्छे से क्या फिर क्या होता है, याद हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं। उसके बाद अगली वीडियो में हम आर्टिकल 20 और 22 को डिस्कस करेंगे। देन फिर अपने सारे फंडामेंटल राइट को ख़त्म करके हम सारी केस स्टडीज़ भी ख़त्म कर लेंगे। तो जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।